Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's me, Professor Naeem Ahmed, and I'm your chemistry teacher. Today we will discuss about lecture number 23, which is from the Physical Chemistry, Book 1, Chapter number 8, Chemical Equilibrium. Dear students, आज इसके मुतालिक हमने बात करनी है, तो आइए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 23, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम बुक 1 चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, ये वो स्टेट है किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की लाइफ में जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं. बिल्कुल यहाँ देखें जरा कि the state in reversible chemical reactions at which the rate of forward reaction becomes equals to the rate of reverse reaction is called chemical equilibrium. Dear students, हमने यहाँ ये बात करनी है कि ये वो स्टेट है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो गए. मैं भी बताना चाहूँगा कि RF यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या मुराद है. ये वो रेट है जिससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट्स बनते हैं पर सेकेंड. हम यहाँ ये कहेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो किसकी है वाला प्रोडक्ट्स की, जो कि क्या हो रही है पर टाइम बढ़ रही है. आप इसे कह रहे हैं अब चूंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसलिए हम इसे कन्वेंशनली प्लस डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी से जाहिर करेंगे. जबकि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में चूंकि हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स, यहाँ सॉरी डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्रोडक्ट था, हमने गलती से रिएक्टेंट लिख दिया है. सुने जरा, अगर यहाँ पे हम बात करें कि डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स पर सेकेंड, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया जी. हमारे पास ये आएगा डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, लेकिन अब जो है हम यहाँ माइनस लगाएंगे. बिल्कुल, अब हमारे पास एक रिएक्शन जो है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करना है एग्जाम्पल के तौर पे, वो है N2 + 3H2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe यानी आयरन एज अ कैटलिस्ट. और यहाँ पे जो प्रोमोटर्स होते हैं वो MgO SiO2 और इसके साथ Al2O3 होते हैं. डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें जरा 450 डिग्री सेल्सियस पे 300 ATM के ऊपर ये रिएक्शन करवाया जाता है. डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, ये हैवर्स प्रोसेस है. ये आपके पास जो है हैवर्स प्रोसेस है, जिसको आगे हम चल के मजीद डिस्कस करेंगे. जरा ध्यान से सुन लें कि जब हमारे पास कोई पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है तो कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे डेवलप होती हैं. सुन लें जरा. नंबर 1 कि यहाँ देखें जरा, डेल्टा सी इज इक्वल टू 0 यानी कंसंट्रेशन का चेंज आना बंद हो जाता है. किसी किस्म का कंसंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं आता. नंबर 2, वॉल्यूम में चेंज आना बंद हो जाता है, मतलब वॉल्यूम चेंज भी नहीं आता. इसके साथ साथ कलर चेंज भी 0 हो जाता है. इसका मतलब फिर ये होता है हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम सोच रहे होते हैं. नंबर 1 कि रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप, रिएक्शन ऐसे लगता है जैसे रुक गया, रिएक्शन हो ही नहीं रहा. जैसे अगर कभी मतलब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की बात करें, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन रुक जाता है. लेकिन इन केस ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, चूंकि रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन को नहीं पहुंचता, क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बन के दोबारा से टूटना शुरू हो जाते हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है. तो डियर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ लगता ऐसा है इन सारी कंडीशंस को देख के कि जैसे रिएक्शन रुक गया है. लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, बट इन एक्चुअल रिएक्शन इज इन मोशन, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. लेकिन ऐसा नहीं होता. असल में क्या होता है, रिएक्शन इन मोशन होता है, लेकिन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड में भी आ रहा होता है. मतलब कहने का ये है कि जितनी हमारे पास हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, इसी मतलब जो है रेशो से, इसी रेट के साथ प्रोडक्ट टूट भी रहे होते हैं. तो इसलिए चूंकि कंसंट्रेशन मतलब बैलेंस हो जाती है, कंसंट्रेशन का चेंज 0 हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि चूंकि रिएक्शन मोशन में होता है, इस वजह से आप इस इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम भी दे सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन. तो ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जहां इक्विलिब्रियम के बाद भी रिएक्शन किसके अंदर है, मोशन में है. अच्छा डियर स्टूडेंट, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्राफ की बात कर रहे होते हैं. कोई भी हमारे पास मतलब रिएक्शन हो सकता है. यहाँ देखें जरा, जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें कंसंट्रेशन बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास राइजिंग कर्व आएगा. जबकि डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स में यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास फॉलिंग कर्व आएगा. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जब हमारे पास पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है, whenever time approaches to the time of equilibrium,
whenever rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। ठीक है, तो यहां देखें ये जो दोनों की दोनों रेट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं और हमारे पास जो ग्राफ है उसके लिए जो कर्व होगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उस स्टेज को आप बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। जी डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें जरा, हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है क्या। वो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हैं एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब एक्टिव मैसेज का मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, उसके लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। लेकिन जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए बात करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट टूट रहे हैं, तो टूटना किनका हो रहा है, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट उसके लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो Kc इसके बराबर आता है इस जनरल रिएक्शन के लिए, और आप इसे डिटेल में अच्छे तरीके से जानते हैं। हम इसे मतलब जो है कि इसका जो रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम है Kc उसे लिख रहे हैं, जो कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, और रेज टू देयर पावर्स, जो कि क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं किसके अंदर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, टू दी किससे, हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू देयर पावर्स यूज्ड, ठीक है, यूज्ड एक्सपोनेंट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ Kc की बात की, क्या इसके अलावा भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे Kc क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को मोल पर डेसीमीटर क्यूब को एक्टिव मैसेज के लिए यूज किया है। यहाँ देखें जरा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी आप ये कह सकते हैं ये आ गया मोल और ये आ गया डेसीमीटर क्यूब, जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जाहिर कर दिया है। और इसके लिए जब भी कभी हम किसी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स, तो फिर हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी द Kc। अब यहां देखें जरा, जब हम कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे तो Kc लिखेंगे, जब हम नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बात करेंगे तो देन डियर स्टूडेंट्स हम जो है जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kn लिखेंगे। हाँ, अगर एक्टिविटी यूज कर रहे होंगे तो Ka लिखेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे होंगे तो Kx लिखेंगे, एंड पार्शियल प्रेशर की टर्म में बात कर रहे होंगे तो देन Kp लिखेंगे। दोबारा से सुन लें जरा, Kc कब लिखेंगे, जब हम कंसंट्रेशन यूज करेंगे, Kx कब लिखेंगे, जब मोल फ्रैक्शंस यूज करेंगे, Ka कब लिखेंगे, जब एक्टिविटी यूज करेंगे, Kn कब लिखेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स हम लिखेंगे, और Kp डियर स्टूडेंट्स कब लिखेंगे, तो जब हम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे आगे मजीद जो है Kc को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ Kc की। यूनिट्स ऑफ Kc के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको पहले पूरा का पूरा मतलब जो है कि रिएक्शन सॉल्व करना पड़ता था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि आपने क्या करना है, कभी भी Kc जिस मर्जी रिएक्शन के लिए हो, आपने क्या करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बिल्कुल जी, कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, रेज टू द पावर डेल्टा एन। अब आपको मैं बताता चलूं कि जो डेल्टा एन है उससे क्या मुराद है, डेल्टा एन जो है डियर स्टूडेंट वो है Np माइनस Nr, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स। जी बिल्कुल, यहां देखें जरा, मैं आपके सामने एक MCQ पुट करता हूं कि पहले तो ना मैं इसे सॉल्व कर दूं, पहले आपको कंडीशन बता दूं कि Kc कब यूनिट रखेगा और कब यूनिट नहीं होंगे Kc के। डियर स्टूडेंट, पहली पॉसिबिलिटी है Kc हैज नो यूनिट्स, कब भला, जब डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई, 0, और अगर डेल्टा एन 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि Kc का जो ओवरऑल जवाब यहाँ पे आएगा वो होगा 1, मतलब कोई यूनिट नहीं है। उसके बाद Kc हैज सम यूनिट्स, वो कब है, जब डेल्टा एन क्या है आपके पास आप कह रहे हैं 0 नहीं है। जब कभी डेल्टा एन की वैल्यू 0 ना हो, या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा हो या नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो उस केस में जब डेल्टा एन 0 के बराबर ना हो तो Kc के कुछ ना कुछ यूनिट्स होते हैं। अब मैं इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक MCQ पुट कर रहा हूं कि H2 प्लस I2 गोज टू 2HI, तो Kc हैज यूनिट्स। डियर स्टूडेंट, पहले तो आप इसके लिए डेल्टा एन देख लें
कि डेल्टा एन एस में क्या आ गया 2 मोल ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस 2 मोल ऑफ द रिएक्टेंट। जवाब क्या है 0। इसका मतलब है कि जब यहाँ जवाब 0 आ गया तो ये कंडीशन फुलफिल होगी कि केसी हैज नो यूनिट्स व्हेनेवर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ डेल्टा एन जो है चूंकि 0 है, इस वजह से राइट ऑप्शन क्या होगा, केसी हैज नो यूनिट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें जरा डियर स्टूडेंट केसी एक्सप्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं डियर स्टूडेंट। जो यील्ड है उसका वॉल्यूम के साथ, प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या बोला, केसी एक्सप्रेशंस। यहां देखें जरा, हमारे पास सबसे पहले है डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसे जब डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास PCl5 और Cl2 के डियर स्टूडेंट्स एक एक मोल बनते हैं। इसके लिए जब Kc लिखा जाता है तो Kc इसके फाइनल एक्सप्रेशन इसके लिए क्या होगा, x स्क्वायर ओवर a माइनस x इंटू वी। डियर स्टूडेंट एक बात जरा गौर से सुन लें, जब x की बात हम करें तो x यहाँ क्या है, यील्ड है। अच्छा, और जो आपके पास वॉल्यूम है वो उसे v से जाहिर किया जाता है। डियर स्टूडेंट अगर कोई यील्ड के बारे में आपसे पूछता है कि व्हाट इज यील्ड, आपने x से जाहिर तो कर दिया, लेकिन यील्ड है क्या, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास ये क्या है, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जी डियर स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको जस्टिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अगर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब जो है मूव करती है इधर या इधर कहीं भी जाती है तो हमारी जो यील्ड है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। यहां देखें जरा ऐसे केसेस जहां पे डेल्टा एन पॉजिटिव है, यहां देखें जरा 2 मोल ऑफ द प्रोडक्ट्स है माइनस 1 मोल ऑफ क्या है, रिएक्टेंट है, तो यहाँ डेल्टा एन जो है क्या है, +1 है। डियर स्टूडेंट इस केस में क्या होगा कि ये देखें ये दोनों चीजें एक दूसरे की रेशो में हैं और एक कांस्टेंट के बराबर है। जब दो चीजों की रेशो एक कांस्टेंट के बराबर हो डियर स्टूडेंट तो उस वक्त मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी को भी ऑटोमेटिकली बढ़ना पड़ता है टू कीप द वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, जो आपके पास वैल्यू जो इक्वल टू में कांस्टेंट की रखी हुई है उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी को उसी प्रोपोर्शन से बढ़ना पड़ता है। अब यहां देखें जरा, अगर x और v यानी इन केसेस में जहां पे डेल्टा n क्या है, पॉजिटिव है, उस केस में डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेनेवर anyone want to increase the yield of that reaction that would be या one can increase the volume, और वो increase in volume कैसे होगा, by decreasing pressure। जी बिल्कुल, यहाँ देखें अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यील्ड बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि आपके पास प्रेशर का इसके साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। डियर स्टूडेंट इससे आगे देखें जरा, अगर हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं, N2 + 3H2 goes to 2NH3, अमोनिया की सिंथेसिस है। इस केस में देखें ये दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए कि यहाँ पे X और V एक दूसरे के साथ ही प्रोडक्ट में मौजूद है, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर हो तो ये डायरेक्ट के बजाय किस में होती है, इनवर्स रिलेशन में। व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर इन अ प्रोडक्ट एंड दे आर इक्वल टू किसके वाला, एक कांस्टेंट के, उस वक्त जो है ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होंगी। और ये केस कौन सा है, जब डेल्टा एन नेगेटिव है। मैं आपके सामने इसे बता देता हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, 2। ठीक है, NP माइनस NR, तो ये हो गया 2 माइनस इधर क्या हो गया 4, तो -2 जवाब आया। इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या है कि जब कभी डेल्टा एन नेगेटिव आए तो उस वक्त X और V में जो रिलेशन होता है वॉल्यूम एंड यील्ड में, वो क्या होता है, इनवर्स। अगर कोई यहां से ऐसे रिएक्शंस के लिए चाहता है कि यील्ड बढ़ाए तो वॉल्यूम कम करेगा, और वॉल्यूम कम करने के लिए ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इट मींस दैट कि जो यील्ड है वो प्रेशर के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। और ये सारे वो एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, रिलेशंस के तौर पे या यूनिट्स के तौर पे। इस तरह की तमाम चीजें मैंने आपको एलैबोरेटेड पॉइंट्स की सूरत में लिख दी हैं। इधर देखें जरा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जैसे H2 + I2 goes to 2HI, अगर यहां डियर स्टूडेंट बात करें तो यहां इस केस में जब डेल्टा एन 0 हो तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन यील्ड X एंड वॉल्यूम। यहां देखें अगर इसके लिए केसी एक्सप्रेशन लिखा जाए तो X तो मौजूद है, लेकिन ऐसे रिलेशंस में वॉल्यूम का फैक्टर एब्सेंट है। और जरा डियर स्टूडेंट बात सुन लें कि अगर कभी वॉल्यूम का फैक्टर किसी रिलेशन में हो ही ना तो इसका मतलब है वो कब नहीं होगा, जब डेल्टा एन 0 होगा। और दूसरी चीज कि फिर यील्ड का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह के रिएक्शन कभी भी प्रेशर के चेंज करने से
वॉल्यूम के चेंज करने से अपनी यील्ड को, अपनी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस की डिस्टर्ब होती है बाय चेंजिंग वॉल्यूम और प्रेशर, जिनके अंदर डेल्टा एन की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। बिल्कुल, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जैसे कि हमने बात की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की, यहाँ देखें जरा, मैं आपके सामने एक रिलेशनशिप बताना चाहता हूँ जो कि किसके दरमियान है, Kp और Kc, यानी दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान है। मैं डायरेक्ट उसको यहाँ पे इन्वॉल्व करके आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करता हूँ। देखें जरा, इनके दरमियान जो रिलेशन है वो है डियर स्टूडेंट Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा n। ये आपके बुक के अंदर मौजूद है, आप जानते भी हैं। अब ये रिलेशन जो है डियर स्टूडेंट अगर आ जाए तो आपसे पूछा जाए कि जनाब अगर डेल्टा n 0 के बराबर है फिर Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा, अल्फा, बीटा, डेल्टा, चार्ली एंड नन ऑफ देम कह दे वो आपसे। तो फिर राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kc। कब भला, जब कभी डेल्टा n यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स Np माइनस Nr जब 0 के बराबर हो जाए तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स आपके पास Kp और Kc की वैल्यू सेम रहेगी, किसी किस्म का कोई डिफरेंस इनमें नहीं रहेगा। ठीक है, पहला एमसीक्यू। दूसरा कि अगर कभी डेल्टा n नेगेटिव है देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc या Kc एंड Kp। तो अल्फा ऑप्शन पे फिर ये कहे, बीटा पे ये कहे, चार्ली पे ये कहे, डेल्टा पे नन ऑफ देम कहे। तो डियर स्टूडेंट फिर से क्या है, ये आपके पास जो है जवाब होगा Kc इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Kp। Kc इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Kp। अच्छा, अगर वो कहता है डेल्टा n इज इक्वल टू पॉजिटिव तो उस वक्त रिलेशन डियर स्टूडेंट ये होगा। तो इस तरह से आपके पास 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे आगे देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास अब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ली शैटलेज प्रिंसिपल, जिसको अभी हमने आई वांट गो टू एक्सप्लेन दिस वन। यहां देखें जरा, ली शैटलेज प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट तो ये है क्या कि कभी भी कोई भी सिस्टम यानी कोई रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सिस्टम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सिस्टम इज एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर हम रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो रिएक्शन हमारा क्या है, सिस्टम है। ठीक है, इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट एट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, it will move in such a way to nullify the applied stress या effect of the applied stress। dear student इधर देखें जरा, अब हम अगर यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेस अप्लाई की जा रही है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जो कहाँ मौजूद है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, द सिस्टम विल मूव इन सच अ वे टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस। अब डियर स्टूडेंट पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस इट इज, कि यहाँ स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे कि स्ट्रेस कौन कौन से टाइप की हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखें जरा, स्ट्रेस क्या है, एनी कंडीशन या कोई भी चेंज जो क्या कर रही है, विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी या तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज कर दे या फिर क्या करे, उसे ट्राई करे चेंज करने की। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी चेंज, इस तरह की कोई भी कंडीशन वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेस कहलाएगी। डियर स्टूडेंट इसको कौन कौन सी क्लासेस में यानी कौन कौन सी टाइप की चेंजेस को आप स्ट्रेस के जमरे में लेके आते हैं, इनको डिस्कस करने के लिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें जरा, तो हमारे पास जो स्ट्रेस है उसको हम यहाँ पे 3 तरह से मतलब डिस्कस करेंगे, या तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से, चेंज इन टेम्परेचर के हवाले से, या चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर के हवाले से। और एक और चीज जो हमने यहाँ डिस्कस करनी है वो है कैटलिस्ट या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। डियर स्टूडेंट हमारे पास एक रिएक्शन आपके सामने मौजूद है जो कि BiCl3 और वाटर का है, और क्या बन रहा है जी, BiOCl और HCl। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये बात करते हैं तो ये इस तरह से आपके पास मौजूद है, हम इसे बैलेंस कर देते हैं इस तरह से। डियर स्टूडेंट अगर ये रिएक्शन आपके सामने है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से है, और जो प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन है वो किससे है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से है। इसमें देखें अगर कोई चाहता है कि हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएं तो हमें यहां से देखें BiCl3 और वाटर जो है वो ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन इस तरफ जो है मूव करता जाएगा। अब जरा ध्यान से सुने, इस तरफ जो है ये मिल्की लिक्विड या मिल्की सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट, और अगर यहां देखें तो ये क्लियर सॉल्यूशन है। अगर देखा जाए, अगर कोई चाहता है कि देखें जरा कि अगर हम यहां से वाटर ऐड करें, वाटर क्या है, रिएक्टेंट है,
अगर कोई भी मतलब कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी इंसान जो कि यहाँ पे मौजूद रिएक्शन को स्टडी कर रहा है, अगर यहाँ वाटर ऐड करता है, देन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन राइट की, ये रिएक्शन है वो राइट की तरफ मूव करेगा और मोर एंड मोर क्लाउडी विल बी द सॉल्यूशन। और अगर कोई वहां से HCl आपके पास जो है प्रोडक्ट की सूरत में ऐड करता है, तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन एंड रिएक्शन विल मूव, ठीक है, टू द क्लियर सॉल्यूशन। यहां देखें जरा, अब अगर कोई भी बंदा यहाँ रिएक्टेंट्स ऐड करता जाता है तो डेफिनेटली क्या होता है, more and more reactant molecule collide with each other and they will produces more and more products। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं किससे वाला, प्रोडक्ट वाली साइड से, अब देखें प्रोडक्ट खत्म होते जा रहे हैं तो रिएक्टेंट्स को फिर क्या करना पड़ रहा है, कोलाइड करना पड़ रहा है, रिएक्ट करना पड़ रहा है, उसकी वजह ताकि वो दोबारा से, अब ये बात ना एक तय कर लें कि जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इट इज द स्टेबल एवर कंडीशन इन द लाइफ ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, और ये अल्टीमेट गोल है हर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का। डियर स्टूडेंट, जब भी कभी हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को कैरी करते हैं तो वो एक स्टेबल एवर कंडीशन पे आकर रुक जाते हैं, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर लेट सपोज कोई भी स्ट्रेस उस पोजीशन को डिस्टर्ब करती है तो फिर सिस्टम इसीलिए उसको रीगेन करने के लिए मूव करता है और इस अप्लाइड स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करता है। और उसके लिए जो असल बात है वो क्या है, रिटेनिंग या आप कह सकते हैं रीगेनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, देखें जरा, अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं इस तरह से, तो हमने कहा कि एडिशन अमंग द रिएक्टेंट्स या रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट विल पुश द रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड। अब देखें आगे चलते हैं। नंबर 2 क्या है कि अगर कोई बंदा एडिशन करे प्रोडक्ट्स के अंदर से, यानी अगर HCl ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो रहा है, क्लियर बन रहा है, मतलब रिएक्शन रिवर्स में आ रहा है। और नंबर 2 क्या है, रिमूवल ऑफ द रिएक्टेंट्स, या फिर रिएक्टेंट्स यहां से रिमूव करें तब भी रिएक्शन क्या होगा, मूव बैक। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास ऐसा टूल मौजूद है कि हम रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए बगैर क्या कर रहे हैं, या तो रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं या प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, या रिएक्टेंट को रिमूव कर रहे हैं या प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, और रिएक्शन खुद ब खुद मूव कर रहा है। इट इज अ टूल टू, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके साथ ट्रीट करने की, जो कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। अब इसको अपनी मर्जी से या तो राइट पे या मतलब लेफ्ट पे, यानी या फॉरवर्ड में या रिवर्स में क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। इससे आगे देखें जरा, अब इसमें देखें जो कंसंट्रेशन का चेंज आया तो उससे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो चेंज हुई, लेकिन डियर स्टूडेंट इससे केसी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि केसी जो है वो चेंज नहीं होता, किससे भला, कंसंट्रेशन के चेंज करने से, लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जरूर चेंज होती है। इससे आगे देखें जरा, अगर हम देखें डियर स्टूडेंट डेल्टा वी और डेल्टा पी, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के बाद नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। डियर स्टूडेंट, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें ना मैं 3 केसेस बनाता हूं, जैसे कि मैं पहले डिस्कस करके आया हूं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 क्या है, जब डेल्टा एन क्या है 0, उस केस में नो इफेक्ट ऑफ डेल्टा वी और डेल्टा पी, यानी ऐसे रिएक्शंस जहां कहीं डेल्टा एन 0 के बराबर हो वहां वॉल्यूम और प्रेशर के चेंज करने से यील्ड पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया है, H2 + I2 goes to 2HI। ठीक है, इस केस में आप देख सकते हैं कि 2 मोल इसके हैं, 2 मोल रिएक्टेंट्स के हैं, दोनों को जब डेल्टा एन निकाला तो 0 आ गया। इस केस में किसी किस्म का कोई इफेक्ट जो है वॉल्यूम के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। उससे आगे चलें जरा, N2 + 3H2 goes to 2NH3। अब यहां अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो इस केस में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो है 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है 4, तो 2 - 4 क्या हुआ, -2। तो डियर स्टूडेंट इस केस में जब डेल्टा एन जो है वो नेगेटिव के बराबर हो, अब अगर आप चाहते हैं कि यील्ड बढ़ाएं तो यील्ड बढ़ाने के लिए आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम कम करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ये वही बात जो कि हम लास्ट टाइम बात करके आए थे कि एक्स और वॉल्यूम का यहाँ क्या ताल्लुक है, इनवर्स, जबकि एक्स और प्रेशर का यहाँ क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट। डियर स्टूडेंट ये वही बात है जो कि पीछे हमने डिस्कस की, यहाँ पे इसलिए एलैबोरेट कर रहा हूं ताकि आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखें जरा, जहां आपके पास PCl5 है, इसकी डिकम्पोजिशन बात कर लेते हैं। ये रिएक्शन भी हमने डिस्कस किया है। 2 - 1 यानी डेल्टा एन क्या आया, +1। ये देखिए जरा, डेल्टा एन क्या होता है, NP - NR,
ये आ गया जी NP क्या है 2 और ये क्या है जी 1, तो जवाब क्या आया +1। इस केस में जब डेल्टा एन पॉजिटिव में होगा तो उस वक्त x का और v का एक दूसरे के साथ, जरा ध्यान से सुन लें, यील्ड का और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होगा और यील्ड का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। अगर कोई चाहता है कि डिसोसिएशन जो है PCl5 की ज्यादा से ज्यादा हो तो वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, और वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे? प्रेशर को कम करके, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तीनों केसेस जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए, अब फिर से डिस्कस किए ताकि आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाए। आगे देखें जरा, अब हम इन चीजों को सामने रखते हुए डियर स्टूडेंट हम दो प्रोसेसेस की बात करेंगे। एक हैबर्स प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया इज कॉल्ड क्वीन ऑफ केमिकल्स। NH3 जो है इसे क्वीन ऑफ केमिकल्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट, और ये बात आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, इससे आगे देखें जरा, जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन जो कि कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट आयरन जो है इन तीन, मतलब जो है कि चूंकि ये जो लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तो तब भी मैंने बात की, तो आयरन जो है इसकी एक्टिविटी को, आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद है, कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट, या फिर इन्हें क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। तो यहां देखें MgO, Al2O3 और SiO2, दीज आर द प्रोमोटर्स और कैटलिस्ट फॉर द कैटलिस्ट। ठीक है, किसके लिए? आयरन पीसेस के लिए। ठीक है, अब यहां देखें जरा, ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, जैसे कि डेल्टा H यहाँ नेगेटिव में मौजूद है। डियर स्टूडेंट यहां देखें जरा, हमने टेम्परेचर कितना यूज किया हुआ है? 450 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है वो 300 ATM के करीब यूज किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम यील्ड को मजीद बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास जो है NH3 अमोनिया वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, उसके मतलब जो है कि यील्ड को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सुने। ऑप्टिमम कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे और अमोनिया को रिमूव करेंगे। मतलब ये वही बात हो गई जो कि हमने ली-शैटलेस प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ी, कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम रिएक्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, और जब प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। तो दोनों कंडीशन मतलब अप्लाई की हैं। उसके बाद देखें जरा, टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है यील्ड के साथ? इनवर्स, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम यील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेस उस वक्त अनइकोनॉमिकल बन जाता है। स्टूडेंट, ये प्रोसेस इतनी रेट के साथ नहीं चलता कि हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड्स को पूरा कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस यानी रेट ऑफ रिएक्शन तेज करने के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, लेकिन उस सूरत में यील्ड कम हो जाती है और प्रोसेस क्या हो जाता है? अनइकोनॉमिकल। अब स्टूडेंट अब देखें, इकोनॉमिकल हो जाता है, अब अनइकोनॉमिक से इकोनॉमिक पे आया, यील्ड कम हो गई। अब डियर स्टूडेंट अगर यील्ड कम हो गई तो इस यील्ड को फिर कैसे कंपनसेट किया जाएगा? हमें तो यील्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसलिए डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब इस यील्ड को बढ़ाने के लिए नंबर 1 देखें जरा, कैटलिस्ट यूज करेंगे, कैटलिस्ट के लिए प्रोमोटर्स यूज करेंगे, और यहां आप क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इस यील्ड की मतलब कमी को क्या किया जाएगा, कंपनसेट, और उस तरफ से उस वजह से फिर ये रिएक्शन क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक। एक और जरा ध्यान से सुन लें चीजें कि इस सूरत में हम 110 मिलियन टन अमोनिया बनाते हैं बाय दिस प्रोसेस एवरी ईयर। हर साल 110 मिलियन टन अमोनिया बनाई जाती है हैबर्स प्रोसेस को यूज करते हुए। हाँ जी, अब आप जानते हैं कि ये इतनी ज्यादा वैल्यू है जो कि हमारे इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए काफी है। अच्छा आगे चलें, और हवा के अंदर से तकरीबन 13% जो नाइट्रोजन है हर साल वो अमोनिया के अंदर बदली जाती है बाय दिस प्रोसेस, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास है कांटेक्ट प्रोसेस। अगर देखें जरा कांटेक्ट प्रोसेस हम देख रहे हैं तो SO2 और O2, यहां देखें जरा, इसको अगर हम मिलाएं V2O5 के साथ, और यहाँ पे आपके पास जो है जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर है। चलें आप इसकी वैल्यू देख लें कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद होता है, और तकरीबन इसी के करीब करीब होता है 450 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब। लेकिन अभी ज़रा ध्यान से बात सुन लें, हमने डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये बात करनी है कि SO2 प्लस O2, तो हमारे पास क्या है, 2SO3 बन रहा है, डेल्टा H यहाँ नेगेटिव है। सॉरी, केमिस्ट्री पहले वाले मतलब जो है रिएक्शन की तरह है, लेकिन अब देखें हमने अगर यील्ड बढ़ानी है तो वॉल्यूम को कम करना है, और वॉल्यूम को कम करने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। लेकिन हम ये
ऑर्डिनरी प्रेशर पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है रिएक्टेंट की साइड पे, हम यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत मतलब जो है कि कम कीमत की होती है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे प्रेशर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे रिएक्शन खुद ब खुद SO3 की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ हम O2 ऐड करते जाएंगे, SO2 और O2 और SO3 को रिमूव करते जाएंगे, रिएक्शन विल पुश इनटू द फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब इसके जरिए से अब ये देखें, चूंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो यील्ड का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है? इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम इस यील्ड की अगर टेम्परेचर हम चूंकि कम यूज करें तो ये रिएक्शन जो है अनइकोनॉमिक हो जाता है। टेम्परेचर को इकोनॉमिक बनाने के लिए मतलब जो रिएक्शन है उसकी केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक डियर स्टूडेंट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर का यील्ड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यील्ड कम हो जाती है, और अगर यील्ड कम होती है तो आपके पास उस यील्ड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? पहली बात तो ये है, इस रिएक्शन के मुताबिक हमको टेम्परेचर कम करना चाहिए ताकि यील्ड बढ़ जाए, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो रिएक्शन अनइकोनॉमिक हो जाता है। अब उसको इकोनॉमिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन उससे यील्ड कम हो जाती है। उस यील्ड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं, और यहां से SO3 को अगेन एंड अगेन रिमूव करते हैं कंटिन्यूसली, और इसके साथ इस रिएक्शन की यील्ड को कंपनसेट किया जाता है। अब हमारे पास यहां बनता है SO3, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है? H2S2O7, जिसे हम ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियम। डियर स्टूडेंट, ओलियम को जब वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है तो यहाँ 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं, और ये प्रोसेस जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है डेवलप करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाई जाती है। यानी SO3 को अगेन ओलियम के अंदर और ओलियम से देन H2SO4 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपसे ओलियम का केमिकल फॉर्मूला वो पूछ सकता है। उसके अलावा देखें जरा, H2SO4 को आप क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? किंग ऑफ केमिकल्स। अच्छा, इससे मजीद आगे नेक्स्ट टॉपिक एलैबोरेट करने के लिए जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा, हम इंशाल्लाह मूव करते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें जरा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW से आप इसे जाहिर करते हैं। बहुत ज्यादा इसके अंदर MCQs हैं और मैंने आपको एक छोटे छोटे से पॉइंट्स के अंदर इनको कैटेगराइज किया हुआ है। देखें जरा, KW जो है, अगर उसकी बात करते हैं, KW ये बराबर होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की प्रोडक्ट के। अब यहाँ देखें जरा, अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट को लें तो KW के बराबर है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसकी वैल्यू है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इससे पहले हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े, पहले मैं आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से पहले 2 फैक्टर्स आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि हमारे पास ली शैटलर प्रिंसिपल में थे। उनमें सबसे पहले क्या था? टेम्परेचर का एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के साथ, यील्ड के साथ जो है रिएक्शन, वो रिलेशन जो है वो क्या है? इनवर्स है डियर स्टूडेंट्स। और जो आपके पास होते हैं एंडोथर्मिक, उनके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, ना वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना वो चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड करती है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से कांस्टेंट बदल जाता है। इसी तरह से अगर कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट डियर स्टूडेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ाता है। इससे होता क्या है? इससे दोनों रेट्स बढ़ जाते हैं और डियर स्टूडेंट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, अटेन्स अर्लियर, तो टाइम कंजम्पशन कम होती है। लेकिन याद रखिएगा कि जब कभी वंस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, अगर वो एस्टैब्लिश हो जाए तो उसके बाद जरा गौर से सुन लें, अब अगर कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट के अलावा बाकी तमाम फैक्टर जो कि वॉल्यूम चेंज था, प्रेशर चेंज था, कॉन्सेंट्रेशन चेंज था, ठीक है, व्हाटएवर, तो वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करता। लेकिन यहां देखें जरा, अब उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, अब आप टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो KW ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, और आयोनाइजेशन बढ़ेगी तो H पॉजिटिव भी बढ़ेगा, OH नेगेटिव भी बढ़ेगा। अब यहां देखें जरा, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं तो वैल्यू होती है 0.11 इंटू 10⁻⁻14। 100 पे जाते हैं तो 7.5 इंटू 10⁻⁻14। Whenever we move from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, KW सॉरी बेटा, यहाँ KW है, KW इल इंक्रीजेस कितना वाला? 25 टाइम्स इंक्रीजेस। जब भी कभी हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक लेके जाते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस तक,
तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाती है, 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए इन दोनों के, यानी ये जो इक्वेशन जिसके मैंने नीचे लाइन लगाई हुई है, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव लॉग अप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया नेगेटिव लॉग ऑफ KW, ये आ गया नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव। अब डियर स्टूडेंट, जहां कहीं भी नेगेटिव लॉग आएगा हम उसकी जगह पे P लिखेंगे, तो ये आ गया PKW, ये आ गया PH और ये आ गया POH, और ये चूंकि 10⁻⁻14 था, जब इसका नेगेटिव लॉग लिया हमने तो ये आ गया 14। अब डियर स्टूडेंट, अगर वाटर की बात करें तो वाटर जब न्यूट्रल होता है तो वो एक जब आयोनाइज होने पे एक ही H पॉजिटिव बनाता है और एक ही OH नेगेटिव बनाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वो क्या होती है, बराबर। और अगर बराबर होती है न्यूट्रल वाटर के लिए, तो यहाँ देखें जरा, जब हम इस 14 को 2 पे मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है pH या POH ये 7 अगर आई तो सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, वाटर जो है वो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन एक और बात जरा गौर से सुन लें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो KW तो इंक्रीज हो गया, तो व्हाट इज अबाउट pH, क्या वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, नन ऑफ देम। तो डेफिनेटली अगर KW बढ़ता है तो pH बढ़ जाती है। व्हाट अबाउट POH, अगर KW बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाए, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर वो KW की बात भी ना करे, लेट सपोज कि वो KW के बजाय सिर्फ टेम्परेचर की बात करे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो pH पे क्या होगा, मतलब pH के अंदर क्या चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट, फिर से टेम्परेचर बढ़ने से KW बढ़ा, KW के बढ़ने से pH और POH ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। तो यहाँ इस रिलेशन से जो कि 4 मतलब चीजें मैंने लिखी हैं, इससे 4-5 तरह के MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखें, मैं अब आपको बता रहा हूं कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ जाए ये चीजें इतनी ही रहेंगी। अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रहे तो जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो pH जो है वो कम होगी। और यहाँ देखें जरा, अगर लेट सपोज देखें जरा डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन के बढ़ने से जो pH है ये कम होती है डियर स्टूडेंट, और यहाँ देखें आपके पास OH के कंसंट्रेशन के बढ़ने से POH कम हो जाती है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अगर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, तो लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और डियर स्टूडेंट अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास pH और POH के बढ़ने या कम होने से हमारा कोई कंसर्न नहीं, एसिडिटी बेसिसिटी। अब देखें सोल्यूशन तो न्यूट्रल है, इसका मतलब है pH और POH कभी भी आपके पास एसिडिटी या बेसिसिटी यानी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बताते। क्या बताते हैं, वो हमारे पास सिर्फ कंसंट्रेशन बताते हैं। देखें जरा, तो ये देखें टेल्स अस अबाउट, ये अगर हम बात करें डज नॉट टेल्स अस अबाउट द एसिडिटी और बेसिसिटी, तो ये क्या बताते हैं, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कह सकते हैं इन वाटर, या इन एसिड और बेस कह सकते हैं। अच्छा, उससे नेक्स्ट देखें जरा डियर स्टूडेंट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में अगर देखा जाए तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड क्या है, हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन दे दे या प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखी है, दैट विल बी एसिड। और बेस क्या है, एवरी स्पीशी व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब यहां देखें जरा, एक एसिड क्या करता है, अगर प्रोटॉन दे देता है तो प्रोटॉन देने के बाद ये बनाता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस प्रोटॉन लेने के बाद क्या बनाती है, प्रोटॉन लेने के बाद ये बनाती है कॉन्जुगेट एसिड, इसलिए हम इसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट। इससे आगे देखें जरा, अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें कि हमारे पास बेस वाटर है, तो यहाँ देखें Kb का रिलेशन ये आ जाएगा और Ka का रिलेशन ये आ जाएगा, और हमारे पास डियर स्टूडेंट जब हम इनको कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास pKa और pKw जो है, ये देखें pKa मल्टीप्लाइड बाय pKb, ये बराबर आ जाएंगे किसके, pKw के, जो कि अगेन 10⁻⁻14 के बराबर होगा। यहाँ देखें Ka असल में, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं Ka, तो ये आयोनाइज्ड कंसंट्रेशन ओवर टोटल कंसंट्रेशन, तो ये तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बता रहा है। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये परसेंटेज आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो जितना ज्यादा एसिड आयोनाइज्ड होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब है कि Ka का ताल्लुक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से डायरेक्ट है। इसी तरह से यहाँ देखें Kb के अंदर
ये जितना ज्यादा आयोनाइज्ड है बेस ओवर टोटल अमाउंट ऑफ द बेस है, तो ये भी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है, जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो Kb इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। Kb का ताल्लुक Ka से इनवर्स है, मतलब क्या है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, ठीक है, या फिर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। दोबारा से सुन लें, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके आगे देखें जरा, यहां देखें डियर स्टूडेंट, अब अगर Ka की वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर तो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास जो है Ka की वैल्यू 10⁻³ से लेस है तो ये वीक एसिड है, और अगर ये 1 से लेकर 10⁻³ तक है तो ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है और वो है कॉमन आयन इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी लेस सॉल्युबल सॉल्ट जो है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, उसकी सॉल्युबिलिटी का डिक्रीज, ठीक है, सप्रेशन इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कब भला, जब बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अगर कहीं से बाहर से हम क्या कर दें, कॉमन आयन ऐड कर दें और उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। या फिर अगर हम आयोनाइजेशन की बात करें, जो कि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन में कमी, जब क्या कर रहे हैं हम, बाहर से कॉमन आयन ऐड कर रहे हैं, दिस इज अगेन कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। यहां देखें जरा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, NaCl। NaCl एक्वस सॉल्यूशन जो है, ये आप सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। जब ब्राइन की आयोनाइजेशन करवाते हैं तो Na पॉजिटिव एक्वस बनता है, Cl नेगेटिव एक्वस बनता है। अब अगर उस ब्राइन के अंदर आप HCl गैस डाल देते हैं तो होता क्या है कि Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, डियर स्टूडेंट, क्या हो गया, कॉमन आयन। अब क्या होगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ये रिएक्शन मूव करेगा, NaCl जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl इसी तरीके से करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि NaCl को फिल्ट्रेशन के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। उसकी वजह कि NaCl जो है वो सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर के साथ कोई बहुत ज्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं शो करता, और ना ही टेम्परेचर के कम होने पे सॉल्युबिलिटी की बहुत मतलब जो है कि सॉल्युबिलिटी चेंज नजर आता है, मिनिमम चेंज है या नेग्लिजिबल चेंज है। ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू फिल्टर या आप कह सकते हैं प्योर नहीं कर सकते, प्योरीफाई नहीं कर सकते। उनको यूज करने के लिए, जैसे कि NaCl है, उसको यूज करने के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए से प्योरीफाई हो जाता है। इसी तरह से यहां देखें CH3COOH, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां देखें जनरेट करेगा H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। अगर हम बाहर से CH3COO Na यूज कर लें, ऐड कर दें, तो यहां देखें CH3COO नेगेटिव विल बी द कॉमन आयन एंड दैट विल, ठीक है, इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट विल मूव द रिएक्शन टुवर्ड्स बैक साइड, और फिर से क्या हो जाएगा, CH3COOH बनेगा जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आयोनाइजेशन और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी उसके अंदर डिक्रीज का हो, यानी उसका डिक्रीज हो जाना, कब भला, whenever we add a common ion from outside, this is called the common ion effect। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है क्या, बफर सॉल्यूशन। तो अब उसको मतलब जो है कि हम स्टडी करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या कर सकते हैं, अपनी चेंज इन पीएच को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। कब भला, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड या बेस इज एडेड या दे आर डाइल्यूटेड। जब कभी इनके अंदर थोड़ी मिकदार जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड या फिर इन्हें डाइल्यूट किया जाए तो इसके अंदर जो आने वाली चेंज इन पीएच है ये उसको रेजिस्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट, बफर सॉल्यूशंस की कंपोजिशन की बुनियाद पे हम इन्हें दो तरह के मतलब सॉल्यूशंस में क्लासिफाई करते हैं, एक एसिडिक बफर्स और एक बेसिक बफर्स। एसिडिक बफर्स की कंपोजिशन क्या होती है, इसमें देखें वीक एसिड और प्लस क्या होता है, सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसकी एग्जांपल देखें जैसे CH3COOH और आपके पास क्या है CH3COONA। अगर ये मिक्सचर मिलाया जाए तो हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या बनता है, एसिडिक बफर बनता है। इसके अलावा बेसिक बफर क्या होता है, वीक बेस प्लस
सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ देखें ये वीक बेस है और ये क्या है, ये सॉल्ट है इसके स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड का। तो अब यहाँ जरा ध्यान से सुने डियर स्टूडेंट, अब इस तरह से इनकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से इन्हें दो तरह की क्लासेस में यानी एसिडिक बफर और बेसिक बफर्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। व्हाई डू वी नीड बफर्स डियर स्टूडेंट? वो तमाम के तमाम मतलब जो है रिएक्शंस या वो तमाम कंडीशन जहाँ पे हमने पीएच को कांस्टेंट रखना है, माइक्रोबायोलॉजी है, बैक्टीरियल कल्चर है, या आप कोई और मतलब जो है कि काम कर रहे हैं जहाँ पे पीएच को क्या करना है हमने कांस्टेंट, पीएच को नॉर्मल रखना है, वहाँ उन तमाम जगहों पे आप क्या करते हैं, बफर्स को यूज करते हैं ताकि वो क्या करें, इन चेंज इन पीएच को, आने वाली चेंज इन पीएच को क्या करें, नलिफाई करें, कम से कम करें। डियर स्टूडेंट दोबारा से सुन लें, जो बफर्स हैं उनका एक्शन जो है वो किसकी बुनियाद पे होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की बुनियाद पे। बिल्कुल ऐसे ही ली शैटलर्स प्रिंसिपल उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट तो ली शैटलर्स प्रिंसिपल पर बेस करता है, और ली शैटलर्स प्रिंसिपल बेस करता है किसके ऊपर, लॉ ऑफ मैक्स एक्शन के ऊपर। इसका मतलब है बफर सॉल्यूशन जो है वो एप्लीकेशन हो सकते हैं इन सब की, तो इन तमाम के ऊपर डिपेंड करता है। उससे आगे देखें जरा, हमारे पास बफर कैपेसिटी क्या है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। आप अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए पीएच में आने वाला चेंज कैसे मालूम करेंगे, बाय हेंडरसन इक्वेशन। ये हेंडरसन इक्वेशंस हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, हेंडरसन्स इक्वेशंस, ठीक है। इनमें देखें एसिडिक बफर्स के लिए क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ओवर एसिड कंसंट्रेशन, और पीओएच यानी बेस के लिए क्या होगा, बेसिक बफर के लिए पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ओवर बेस कंसंट्रेशन। दीज आर कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशंस। और इस तरह से आप बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि विद बफर और विदाउट बफर जो चेंज इन पीएच है वो क्या आ रही है। तो इस तरह से वो कैपेसिटी बफर की जिस तक वो क्या करे, रेजिस्ट करे चेंज इन पीएच को, दैट विल बी कॉल्ड एज द बफर कैपेसिटी। डियर स्टूडेंट उससे आगे देखें बफर एक्शन, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है किसकी भला, यहाँ CH3COOH और CH3COONA के मिक्सचर की। अब यहाँ देखें बना क्या है, CH3COO नेगेटिव और CH3COO नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव है Na पॉजिटिव है। अगर कभी कोई भी बंदा बाहर से एसिड ऐड करता है तो वो यहाँ कंबाइन करेगा और अनआयोनाइज्ड फॉर्म बनाएगा किसकी, एसिड की। लेकिन अगर कोई डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है, OH यानी बेस ऐड कर रहा है इसके साथ, तो ये मिलके क्या बना देगा, वाटर। और दोनों केसेस में जो पीएच में आने वाला चेंज है वो बहुत कम होगा। अब ये बात तय है कि अब आने वाली जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही है उसके इफेक्ट को कैंसिल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नलिफाई किया जा सकता है। तो इस तरह से इस आने वाली चेंज इन पीएच को नलिफाई किया जाएगा, ठीक है, एज फॉर एज जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना इसको क्या करेंगे, कम से कम करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर इस मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट वो है केएसपी, यानी आपके पास ये क्या है, इक्विलिब्रिया है किसका वाला, ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब यहाँ देखें जरा, केएसपी जो है ये आपने याद रखना है किसी एक, लेट्स से कि हमारे पास ये है PbCl2, इसको हम आयोनाइज कर रहे हैं, क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें जरा, ये हमारे पास बन रहा है Pb2 पॉजिटिव और क्या बन रहा है 2Cl नेगेटिव। अब इसका जब KSP लिखेंगे तो KSP बराबर होगा डियर स्टूडेंट किसके, यहाँ देखें जरा, ये बराबर होगा Pb2 पॉजिटिव और इसके साथ साथ जो है यहाँ देखें जरा Cl नेगेटिव और इसकी पावर क्या है 2। ये आपके पास जो है KSP होगा, इसका KSP इसके इक्विलिब्रियम के तौर पे लिखा जाएगा। यहाँ देखें असल में ये KC जो है लिखा जाएगा, ये देखें प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे और नीचे रेक्टेंट्स आ जाएंगे। रेक्टेंट्स यहाँ देखें क्या है, ये चूंकि आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल चीजें हैं, आपके पास स्लाइटली सॉल्युबल हैं, तो ये जो है तकरीबन कांस्टेंट रहेगा, इधर जाके KC से मल्टीप्लाई होगा और KSP आ जाएगा। तो KSP इस तरह से हम लिखेंगे किसी भी मतलब जो है कि सॉल्ट के लिए, यानी उसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू द पावर एक्सपोनेंट्स जो हैं उनके बराबर ये KSP आ जाएगा। KSP को हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट या तो इसके जरिए से सॉल्युबिलिटी अगर हमें दी गई हो तो सॉल्युबिलिटी को यूज करने के साथ साथ हम KSP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर KSP दिया हुआ है तो सॉल्युबिलिटी को मालूम किया जा सकता है। और नेचर ऑफ जो मैंने ये रिलेशन लिखे हैं वो लिखे हैं, ठीक है, MX2, ठीक है, इसकी नेचर कंपाउंड्स के लिए, जहां आपके पास जो है यहां अगर आप इसको देखें CaF2 को भी अगर आयोनाइज करते हैं
नहीं खैर, अब मैं यहां से दोबारा बता देता हूं, सुन लें। यहाँ देखें जैसे CaF2 है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं MX2 के तमाम आयंस जो हैं, जो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह के अगर सॉल्ट्स होंगे जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयन जो है सिर्फ 1 मोल उसका बनेगा और जो नेगेटिव आयंस हैं उसके 2 मोल्स बनेंगे। तो इस तरह की नेचर के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी मालूम करने के लिए या KSP मालूम करने के लिए ये 2 रिलेशंस आपके पास मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हम यहाँ पे 3 इंपोर्टेंट MCQ आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखें जरा, पहला क्या है, 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं। अगर KSP ग्रेटर है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन से, तो उस वक्त सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड। क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट। और अगर याद रखें कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन ज्यादा है KSP से, तो ये सॉल्यूशन है सुपर सैचुरेटेड। क्या है डियर स्टूडेंट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर डियर स्टूडेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट। ये था ये आपके पास KSP से मुतालिक हमने सारी बातें की और ये इंपॉर्टेंट MCQs थे जो एंड पे आके बताए। अक्सर वो पूछ लेता है कि अगर KSP जो है वो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, देन सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड या नन ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों बराबर हैं तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। अगर वो कह दे कि KSP इज हायर देन दैट ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या आपके पास सुपर सैचुरेटेड, नन ऑफ देम। अब देखें, उसने ये कहा है कि अगर KSP ग्रेटर है इससे तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। अगर वो कह दे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ग्रेटर है तो फिर सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर नंबर 23, जो कि चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम से मुतालिक था। हमने इससे मुतालिक एक एक इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाया, आपको सैचुरेट किया, हर तरह से एलैबोरेट की, एक्सप्लेन किया इस तमाम टॉपिक को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप होता है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।